नमस्कार साथियों, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और एक ऐसी जानकारी लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं जो सवाल अगर आप मध्य प्रदेश की राजनीति में रुचि रखते हैं तो निश्चित आपके जहन में होगा। आप चाह रहे होंगे वो जानना कि जो कल 2.25 घंटे अमित शाह ने भाजपा के दिग्गजों के साथ भोपाल में जो मीटिंग की उसका एजेंडा क्या था, उस बैठक में क्या कुछ निकला और अब आगे क्या कुछ होगा, उसका जो नतीजे हैं क्या वे आने वाले समय में सामने आएंगे। तो उन 2.25 घंटे का एक एक मिनट का हिसाब किताब लेकर इस वक्त पंजाब केसरी आपके सामने आया है। एक्सक्लूसिव खबर है जो पंजाब केसरी ने भाजपा के सूत्रों से जो सोर्स से पता किया है, उन खबरों को लेकर हम आपके बीच आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए और दौरे को लेकर आपके जहन में क्या सवाल थे कमेंट कीजिए। उन सवालों को हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों का जवाब दें और अलग अलग जो बिंदु हैं जो उस पूरी बैठक में निकल कर सामने आए थे उन तमाम मसलों को यहाँ पर हम जो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह था कि क्या अमित शाह जो अचानक 24 घंटे के नोटिस पर आए हैं, पहली बार ऐसा हुआ था कि 24 घंटे के नोटिस पर कोई इतना बड़ा नेता मध्य प्रदेश आया था, भाजपा के जो अमित शाह जैसा नेता। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ जो लोगों के जहन में जो सवाल बन रहा था और क्या ऐसा कुछ है कि जो एक पॉइंट निकलकर जो सामने आ रहा था कि क्या मध्य प्रदेश में किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन होगा, किसी तरह का बदलाव देखने को मिलेगा सत्ता या संगठन में। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके चांस बहुत कम हैं। अगर ये नहीं हुआ तो क्या बैठक हुई, क्या कुछ निकलकर सामने आया, तो हम आपको बता दें जो आधिकारिक तौर पर जिन बातों का जिक्र हो रहा है वह है सिर्फ बीजेपी का विजय महासंकल्प, जिसके बारे में कल बी डी शर्मा ने जानकारी दी थी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं। लेकिन उसके बाद उसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है। बैठक मात्र 2.25 घंटे की थी, लेकिन उन 2.25 घंटे में इतना कुछ रणनीति तैयार की गई हैं, अमित शाह ने इतना फीडबैक लिया है। उन तमाम मसलों को लेकर हम आपके बीच चर्चा करने के लिए आए हैं। चर्चा करके आप कमेंट पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपके जहन में कोई सवाल है, नहीं तो हम तो बताएंगे ही कि क्रम बार क्रम जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें क्या क्या हुआ। तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो हुआ है कि जो पहले खबर लगाई जा रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन होगा, तो नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने वाला फिलहाल, क्योंकि कल की जो बैठक थी उसमें इस तरह का कोई भी विषय पर चर्चा नहीं हुई। बस जो जिस तरीके से भाजपा काम कर रही है उस पर जरूर मंथन हुआ और बहुत हद तक ऐसा लगा कि शायद इसी लाइन को भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है इसी लाइन को आगे बढ़ाने के मूड में है। यानी अमित शाह कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर दे गए कि जो मौजूदा भाजपा का नेतृत्व है, जो शिव विष्णु की जोड़ी हम जिसे कहते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा, इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर शायद भाजपा चुनाव लड़ेगी क्योंकि उनको यही बेटर ऑप्शन नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी चूंकि अब मध्य प्रदेश बहुत ही अहम राज्य है भाजपा के हिसाब से, इसलिए चुनावी तैयारियों में वो अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं और इसके लिए ही अलग अलग तरीके की रणनीति तैयार की जा रही हैं। तो वो रणनीतियों को लेकर जरूर चर्चा हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि उस बैठक में क्या क्या हुआ। तो मेरा आपसे सवाल है कि हम जिस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं पहले हम उस मुद्दे को लेकर सवाल जवाब करें। जैसे सुरेंद्र राजकुमार सिंह का कहना है कि हम रसोइयों का मानदेय डबल करें, लेकिन अब फिलहाल मुद्दा संगठन का है। अमित शाह मध्य प्रदेश में आए थे तो किस मुद्दे को लेकर बात करके गए, यह मुद्दा जरूरी हो जाता है। तो फिलहाल हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि नेतृत्व परिवर्तन जैसा फिलहाल कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश का जो मौजूदा नेतृत्व है शायद बहुत हद तक चांस है, आगे कह नहीं सकते कि भाजपा कब क्या कर दे, लेकिन बहुत ज्यादा चांस हैं कि शिवराज और विष्णु दत्त शर्मा की जोड़ी ही 2023 का विधानसभा चुनाव भाजपा को लड़ाएगी। बस जो मुझे लगता है शैली है जो तो इसमें कहीं ना कहीं मोदी और शाह की छाप देखने को मिलेगी। वो छाप क्या होगी उसके बारे में हम बताते हैं। अभी जो खबर आई है तो उसमें यहाँ पर अमित शाह जो भाजपा के जो नेता हैं उनको आगाह करके गए हैं कि गुजरात फॉर्मूले के लिए तैयार रहना। गुजरात फॉर्मूले का मतलब समझते हैं आप? गुजरात फॉर्मूले का मतलब है कि बदलाव कभी भी कुछ भी हो सकता है, बड़ा बदलाव हो सकता है। नेतृत्व से बड़ा नेतृत्व भले ही ना बदले, लेकिन कई मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं, कई जो लो परफॉर्मर नेता हैं। खबर तो यहां तक है कि जो 128 मौजूदा विधायक हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें 50% जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट कट जाएं। उन सिटिंग एमएलए में न जाने कितने मंत्री होंगे, न जाने कितने सिंधिया समर्थक होंगे, न जाने कितने सत्ता और संगठन से जुड़े हुए लोग होंगे और न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो परिवारवाद मतलब पिता का टिकट कोई बेटा लेके आया है तो परिवारवाद के एक तरीके से कह सकते हैं कि
कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते जिनको टिकट दिया गया है, तो क्या पता उनका भी टिकट कट जाए। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पर यही है। मैं आपको बता दूं एक बार ब्रीफ करके कि जो गुजरात फॉर्मूला है उसको लेकर क्या कुछ बैठक हुई है। तो उन्होंने कहा है अमित शाह ने कि यहाँ पर उन लोगों को कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 2018 जैसा हाल हमको नहीं चाहिए कि सत्ता के करीब जाकर पीछे रह गए थे, और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो हमें हर हाल में यहाँ पर सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर सिटिंग एमएलए और मंत्रियों के टिकट भाजपा काट सकती है। एक सर्वे जो अलग चल रहा है, जो केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय भाजपा का जो सर्वे चल रहा है, उसको आधार बनाकर बड़े स्तर पर यहाँ पर टिकट काट सकती है और नए चेहरों को मैदान में ला सकती है। अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर कुछ जो मंत्री पुत्र हैं, जो बड़े बड़े नेताओं के पुत्र हैं, जिनको लगता है कि हम अपने बेटों को लॉन्च करेंगे, अपनी आगे वाली पीढ़ी को लॉन्च करेंगे, उनके लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बुरी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो टिकट का पूरा वितरण है, मध्य प्रदेश में टिकट किससे रिपीट करने हैं, किसके नहीं करने हैं, पूरी बागडोर अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है। और कोई बड़ी बात नहीं कि जो थोड़े भी लो परफॉर्मर नेता हैं, चाहे वो कोई सिंधिया समर्थक हो, चाहे वह सत्ता और संगठन में बहुत अच्छी रसूख रखता हो, उसका टिकट कट जाएगा अगर जनता ने उसके प्रति अपना आकर्षण नहीं दिखाया। तो ये तो हो गई गुजरात फॉर्मूले की बात। दूसरी बात जो सबसे अहम निकलकर सामने आ रही है, तो जो दल बदलने वाले जो नेता हैं, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई हैं, उन पर शाह की टेढ़ी नज़र है। वो टेढ़ी नज़र ऐसी कि वो कह रहे हैं कि मुझे इनकी रिपोर्ट चाहिए। अगर हम बंधे नहीं हैं इस चीज़ से कि हमें सभी सिंधिया समर्थकों को टिकट देना है, हम उनका परफॉर्मेंस देखेंगे, परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा तभी उनको टिकट दिया जाएगा। तो एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो कांग्रेस से जो भाजपा में नेता आए हैं, उनको लेकर अमित शाह की जो नज़रें हैं वह काफ़ी टेढ़ी हैं। और बहुत हद तक कोई बड़ी बात नहीं कि जो सिंधिया समर्थक अभी जो सिटिंग एमएलए हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि 50% लोगों के टिकट कटे जाएं। क्योंकि ये चीज़ तो पंजाब केसरी भी लगातार अपने सर्वे में ये देखता रहता है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत अधिक सिंधिया समर्थक ऐसे हैं जिनसे जनता खुश नहीं है। अगर ये फीडबैक सेंट्रल बीजेपी तक पहुंच जाता है, केंद्रीय भाजपा तक पहुंच जाता है, तो उनके टिकट कटना तय है। तो जो दल बदल करके जो कांग्रेसी भाजपाई बने हैं, वो उनकी राह थोड़ी यहाँ पर मुश्किल है। अगर थोड़ा भी ऊंच नीच हो जाती है तो उनका टिकट जरूर कट सकता है। मैं उस चीज़ को पूरा ब्रीफ करता हूँ आपको। अमित शाह ने दौरे के पहले प्रदेश बीजेपी की पूरी रिपोर्ट ले ली थी। पार्टी नेताओं का कहना है कि अमित शाह पूरा होमवर्क करके आते हैं, जहां भी जाते हैं पूरा होमवर्क करके आते हैं। और अब उन्होंने मांगा है रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस नेताओं का, कि कांग्रेस नेता, क्योंकि आप इस चीज़ को आप भी एक्सेप्ट करते होंगे कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनको लेकर थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है, थोड़ी नाराज़गी ज़्यादा है। एक बार चुनाव जीत चुके हैं उपचुनाव में, लेकिन वो नाराज़गी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो अमित शाह का जो मुख्य परफॉर्मेंस उन पर है, उनको लग रहा है कि भाजपा को इन सीटों पर कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उन सीटों पर हम थोड़े कमज़ोर हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले उन दल बदल कर भाजपा में शामिल हुई और फिर विधायक बने नेताओं की रिपोर्ट मांगी और कहा कि उनका पूरी जांच किया जाए, उनका क्षेत्र में जो सर्वे आ रहे हैं अलग अलग स्तर पर सर्वे किए जाएं, और अगर वो बहुत मजबूत निकलते हैं, अगर वो 60 से 70% जनता उनको लाइक करती है तो ही उनको हम टिकट देंगे। 50% जनता उनको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर भाजपा नो डाउट उनका कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी कुछ ज़्यादा है। और तो जिसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी हो, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, उन पर ही हमको भरोसा जताना है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? क्या जो दल बदल करके जो भाजपाई बनी हैं, क्या आपको लगता है उनके 50% ऐसे दल बदलने वाले कांग्रेसियों के टिकट कर सकते हैं, सिंधिया समर्थकों के टिकट कर सकते हैं? अगर इनके टिकट भाजपा काटती है तो क्या भाजपा को फायदा मिलेगा या भाजपा का नुकसान होगा? कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके हमको बताते रहिए। अब हम आते हैं तीसरे मुद्दे पर। 2 मुद्दे, एक गुजरात फॉर्मूला, एक सिंधिया समर्थक। तीसरा मुद्दा क्या हुआ? तीसरा मुद्दा रहा आदिवासियों पर अत्याचार। अभी जो पेशाब कांड आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश के सीधी का ये कांड पूरे राष्ट्रीय मीडिया में छाया रहा। हालांकि भाजपा ने बहुत अच्छा यहाँ पर वो किया, डैमेज कंट्रोल किया और उन्होंने पूरी तरीके से मामले को अपने पक्ष में मोड़ लिया। लेकिन अमित शाह इस मामले को लेकर बहुत गंभीर नजर आए। अमित शाह ने कहा कि क्या चल रहा है, ये अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं मध्य प्रदेश में जो आदिवासियों पर अत्याचार की, इसके बारे में क्या कहना है? तो उसके बारे में फीडबैक दिया। भाजपाइयों ने क्या अमित शाह को क्या रिजल्ट दिया है वो हम आपको बताते हैं। जब अमित शाह ने पूछा कि मध्य प्रदेश में क्या आदिवासियों पर अत्याचार वाकई इतने हो रही हैं जितनी खबरें आती हैं, सीधी पेशाब कांड को लेकर उन्होंने सफाई ली,
तो इसमें भाजपाइयों का कहना था कि कांग्रेस इस चीज़ों को हाइप दे रही है, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन और जहां भी कोई शिकायत आती है तो उनको हम लगातार स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हैं। उन्होंने सरकार के एक्शन भी बताए। अभी आप शिवपुरी का आपने कांड देखा होगा, जो दलित युवक के संग जो कुछ किया था तो उसका मकान गिरा दिया गया था। सीधी कांड में सरकार का जो एक्शन रहा इस विषय में, उन्होंने सरकार ने अपनी सफाई पेश की। जो नेता हैं उन्होंने अमित शाह के सामने अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर कुछ मामले आते हैं लेकिन वो उस हद तक होते नहीं हैं कि उनको जितनी हाइप दी जाए, लेकिन कांग्रेस पूरी साजिश के तहत इन मामलों को इतना हाइप देती है और फिर बाद में जब ये मामले इतने बड़े बन जाते हैं लेकिन सरकार इस पर तत्काल अपना एक्शन ले लेती है। तो 3 मुद्दे जो प्रमुख तौर पर रहे अमित शाह के एजेंडा में, पहला मुद्दा ये, बात नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, लेकिन जो उन्होंने संकेत दिए हैं कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन शायद नहीं होगा। दूसरा मुद्दा ये रहा है कि मध्य प्रदेश में गुजरात फार्मूला लागू जरूर हो सकता है। जो गुजरात का जो फार्मूला जो मध्य प्रदेश लागू किया गया था, बड़े स्तर पर टिकट कट सकते हैं। और तीसरा मुद्दा सिंधिया समर्थकों को लेकर, जो सिंधिया के समर्थक हैं उनको ले, जो कांग्रेस से जो भाजपा में आए हैं उनको लेकर परफॉर्मेंस, अलग लेवल पर परफॉर्मेंस टेस्ट करने की बात कही गई है। और कहा गया है कि जब इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, जब जनता इनके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो, तभी इनको टिकट देना है। इसका मतलब ये है कि लगभग जो 1.5 दर्जन सिंधिया समर्थक हैं, अगर आपको भविष्य में एक खबर सुनने को मिले कि 1.5 दर्जन सिंधिया समर्थकों में से 8, 7, 8 या 10 सिंधिया समर्थकों के टिकट कट गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इस विषय को लेकर, इन जो 3-4 विषय हैं इनको लेकर आपका क्या कुछ कहना है वो कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट की बहुत दरकार रहती है हमको कि क्या मध्य प्रदेश में शिवराज और विष्णु का जो नेतृत्व है, विष्णु दत्त वीरी शर्मा का, शिवराज सिंह चौहान का, वह बहुत मजबूत है। इससे ज़्यादा मजबूत कोई नेतृत्व अभी बीजेपी के पास नहीं है। दूसरा, क्या सिंधिया समर्थकों के टिकट कट सकते हैं, बड़े स्तर पर टिकट कट सकते हैं, मतलब क्या आधे सिंधिया समर्थकों के टिकट कट जाएंगे? क्या उनको मैनेज कर पाना भाजपा के लिए, अगर ऐसा हो जाता है तो उनको मैनेज कैसे करेगी भाजपा? जो डैमेज कंट्रोल होगा, क्या कहीं सिंधिया की नाराजगी तो भाजपा को नहीं झेलनी पड़ जाएगी? इन विषयों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कीजिए। दूसरी, आदिवासी अत्याचार का मामला, जिसको लेकर अमित शाह थोड़े चिंतित नजर आए थे, क्या उस मुद्दे को लेकर भाजपा किसी भी तरह की बैकफुट पर जाती नजर आ रही है? और एक तीसरी बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ जो इशू है जिस पर अमित शाह थोड़े खुश भी नजर आए, और वो इशू था लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना को लेकर अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान की सराहना की है। अमित शाह ने कहा है, जब अमित शाह ने पहले अपना खुद का भी फीडबैक लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे अपने एमपी के नेताओं से भी फीडबैक लिया और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इस योजना का, जैसा सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है और एकाएक इस योजना ने चुनावी माहौल को बदलने का काम किया है। आप इस बात से सहमत हैं क्या कि आपको लगता है कि लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल को थोड़ा बदल दिया है? कमेंट जरूर कीजिए, आपकी राय बहुत जरूरी हो जाती है। अपना कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का हम जिक्र यहाँ पर करेंगे। तो इसके हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि इस जो भाजपा ने जो फीडबैक दिया अमित शाह को, तो अमित शाह भी इस योजना से काफ़ी इंप्रेस नजर आया और अमित शाह ने कहा कि अगर आप ऐसे काम करते हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा काम है और आने वाले समय में हमारे लिए इलेक्शन में बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो ये जो कुछ मुद्दे हमने आपके संग बताए हैं, ये वो मुद्दे हैं जो आपको इससे पहले कहीं जानने को नहीं मिले होंगे। पंजाब केसरी एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचा रहा है कि अमित शाह ने 2.25 घंटे में भाजपा नेताओं के संग क्या चर्चा की, किन के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और आने वाले समय में किस तरीके से भाजपा अपना ये चुनाव लड़ेगी। और जो अमित शाह ने पूरा फीडबैक लिया, जो लगातार जो खबरें सामने आ रही थी कि क्या मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होगा, अमित शाह झटके में आ रही हैं, क्या कोई बदल के चले आएंगे, किसी को कुछ बदल के चले आएंगे, तो वो फिलहाल खबर ऐसे बहुत कम चांस नज़र आ रहे हैं। शायद कोई परिवर्तन तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो भाजपा की जो चुनावी तैयारी है, कोई बड़ी बात नहीं कि इन पर अब मोदी और शाह की छाप लग जाए, वो अपने स्तर पर चुनाव लड़ें। जैसा कि उन्होंने कह दिया है कि गुजरात फॉर्मूले पर ही टिकट दिए जाएंगे। गुजरात फॉर्मूले का मतलब है कि कोई बड़ी बात नहीं कि जो सिटिंग एमएलए हैं 128, उसमें से 65 विधायकों के टिकट कट जाएंगे, मतलब 50% विधायकों के टिकट कट सकते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है कि क्या गुजरात फॉर्मूले को अपनाकर भाजपा मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी बढ़त बना सकती है। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिए।
आपके कमेंट हमें कुछ और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, आपकी राय हम तक पहुंचाते हैं। तो आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं, अमित शाह के दौरे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताते रहिए। अगला मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं जो पूरी बैठक में हुआ वो अंतिम मुद्दा था। और अमित शाह ने भाजपा के नेताओं से एक सवाल पूछा, एमपी बीजेपी के नेताओं से एक सवाल पूछा है कि आप वोट परसेंट को 51% तक कैसे ले जाएंगे। जो वोट बैंक है, भाजपा का जो वोट बैंक है वो अभी 41% था। अब मध्य प्रदेश में जो वोट प्रतिशत पिछले चुनावों में, उनका कहना है कि हमको इसको 10% बढ़ाना है। अगर ये 10% कैसे बढ़ेगा, 51% तक कैसे जाएगा। और इसके बाद में जो कुछ संगठन के जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि हम कुछ एक योजनाओं के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा ये लाडली बहना योजना का जिक्र प्रमुख तौर पर किया गया कि ये योजना हमारा वोट बैंक बढ़वाएगी, जो महिलाएं हैं महिलाएं हमारा सपोर्ट करेंगी। इसके अलावा जो भाजपा का दायरा बढ़ा है पिछले एक अरसे में, जो अलग अलग योजना हैं, सरकार ने आश्वासन दिया है कि हमने जो अलग अलग योजनाएं चलाई हैं इनका सीधा फायदा जनता को मिल रहा है। ये आगे वाले समय में हमारे वोट परसेंटेज में जुड़ेगा और हम बहुत अच्छा करेंगे और वोट बैंक बढ़कर 51% हो जाएगा। तो अमित शाह ये आश्वासन लेकर गए हैं कि चुनाव में मध्य प्रदेश में भाजपा को एक 51% वोट यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये प्रमुख मुद्दे रहे थे जिनको लेकर कल भाजपा में जो बैठक हुई थी, अमित शाह अचानक आए थे, इन मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में क्या आपकी तैयारी है। और कहीं ना कहीं भाजपा की तैयारी तो उन्होंने जानी ही, बल्कि अपना इन्वॉल्वमेंट भी शो कर गए कि वो किस तरीके से जो सेंट्रल बीजेपी है, जो मोदी और शाह की जोड़ी है, मध्य प्रदेश को लेकर कितनी गंभीर है, इस बात का इशारा भी दे गए। तो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है उसे केंद्रीय नेतृत्व कैसे देख रहा है, इस विषय को लेकर हमने आपसे चर्चा की। अलग अलग मुद्दों को लेकर अमित शाह ने जो फीडबैक लिया था, पंजाब केसरी ने एक्सक्लूसिव वो आप तक पहुंचाया। ये खबर आपको पिछले कल से अब तक कहीं नहीं मिली होगी कि जो 2.25 घंटे की बैठक में मिनट टू मिनट क्या कुछ बातचीत हुई, अमित शाह ने क्या पूछा, भाजपा नेताओं ने क्या बताया, आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति रहेगी भाजपा की, वो तमाम मुद्दों को लेकर हमने आपसे बात की। एक मेरे सहयोगी हैं विकास तिवारी, उनका एक कमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के इम्प्रेस होने से ज़्यादा जरूरी है जनता का इम्प्रेस होना। बड़ी बात यह है कि फ्री की रेवड़ी बांटने वाला का विरोध करने वाली की पार्टी भी लाडली बहना के नाम से फ्री में पैसे बांट रही है, कहीं चुनाव में इसका उल्टा असर ना पड़ जाए। तो निश्चित तौर पर क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो योजनाएं में जो पैसा बांटा जा रहा है, जो लाडली बहना को पैसा बांटा जा रहा है, कि इसका कुछ नेगेटिव असर भी देखने को मिल सकता है? इस विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? अमित शाह का ये दौरा मध्य प्रदेश भाजपा की तैयारियों को थोड़ा मजबूत करके जाएगा क्या? इस विषय को लेकर आपका क्या सोचना है? कमेंट कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। और आप किस तरह की खबरें देखना पसंद करते हैं? क्या कोई ऐसी क्वेरी है अमित शाह के दौरे को लेकर जो आप जानना चाहते हैं, जिस सवाल का जवाब आप जानना चाहते हैं, तो वो हमसे कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हमारी ये खबर आपको कैसी लगी। तो निश्चित तौर पर जो अलग अलग मुद्दे थे अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर, जो बहुत कुछ अब तक छुपा हुआ था, सिर्फ एक ही पहलू निकल कर सामने आ रहा था कि महाविजय संकल्प लिया गया है, उसके अलावा भी पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ है। वो खबरें हमने आप तक पहुँचाई, पंजाब केसरी एक्सक्लूसिव वो खबरें आप तक पहुँचाई हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये खबर पसंद आई होगी। पंजाब केसरी पर ये प्यार अपना बरसाते रहिए, पंजाब केसरी के साथ लगातार जुड़े रहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हर खबर को आप तक पहुंचाएं। वो खबरें जो शायद आप तक नहीं पहुंच पाती, छुपी रहती हैं, उन खबरों को हम निकाल कर आए हैं अपने दर्शकों के लिए। बहुत मेहनत करके हमने कुछ पॉइंट्स तैयार किए थे जो हम आप तक लेके आए हैं। कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी पंजाब केसरी से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होंगे। तो फिलहाल मुझको इजाज़त दीजिए। और अभी चलते चलते एक मेरे दर्शक का एक और कमेंट आ गया है। और पांडे विष्णु कुछ कह रही हैं। पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पांडे विष्णु कह रहे हैं कि भाई साहब मेरे को आज लाइव बता दो कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन लोगों को राहुल गांधी पप्पू कहते हैं, परंतु हमें लगता है इन लोग मिलकर हम लोगों को पप्पू बना रहे हैं। क्या बता सकते हो राहुल गांधी से क्यों डरते हैं? डरने की बात नहीं है। एक्चुअली क्या, राजनीति में डर रहता है विकल्प का। अगर विकल्प कमज़ोर होगा तो जनता नेक्स्ट टाइम हमको ही एक्सेप्ट करेगी। और इस बात को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि भाजपा का सबसे बड़ा विकल्प अगर कोई है तो आज की तारीख में कांग्रेस है, राहुल गांधी है। और जब एंटी इनकम्बेंसी जब होती है तो सत्ता पैदल आती है, सत्ता द्वार पर आती है हमारे। अगर
आप खुद ही देखिए, अगर राहुल गांधी इस समय अगर बैठ जाती हैं, कांग्रेस बैठ जाती है, तो भाजपा की जनता के पास कोई विकल्प है ही नहीं, वो बार बार भाजपा के द्वार पर ही जाएगी। तो कहते हैं कि जो 20 साल से भाजपा जो शासन कर रही है, तो ऐसे में उसके लिए सरकार बचा पाना बहुत ज़्यादा चुनौती हो जाती है। उसे दो चीज़ों से लड़ना पड़ता है, उसे अपने विपक्ष से भी लड़ना पड़ता है और अपने जो 20 सालों में जो एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल बना है उससे भी लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर इस बीच अगर जो उसका विपक्ष है, अगर वही सरेंडर हो जाता है, तो ऑब्वियस है विपक्ष के पास कोई और रास्ता, जनता के पास कोई और रास्ता बचता ही नहीं है। तो ये जो डर है वो कहीं ना कहीं खुद की ताकत को बरकरार रखने का है और शायद उसी के लिए भाजपा ये जद्दोजहद करती दिखा आ रही है। और ये लोकतंत्र में ये डर होना भी चाहिए, एक लोकतंत्र की खूबसूरती है ये डर। तो अगर कहते हैं कि कोई सत्ताधारी दल अगर विपक्ष से डर रहा है, तो निश्चित वो विपक्ष से नहीं, वो जनता से भी डर रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं डर का भाव है। तो जो सत्ताधीश हैं, अगर उनके जहन में डर है, तो समझो लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है, लोकतंत्र बहुत अच्छा है, लोकतंत्र बहुत मजबूत है अभी हमारे देश का। तो ठीक है, ये तो चलता ही रहता है। चुनावी समय में अगर किसी सत्ताधारी दल को अगर डर ना हो तो फिर बात ही क्या करना। तो इस पूरे विषय को लेकर निश्चित तौर पर विष्णु जी आपने बहुत अच्छी बात कही और हमें एक सजग कह सकते हैं, हम हर कोई लोकतंत्र का एक सजग पहरेदार है। हम लोगों की ये कोशिश रहनी चाहिए कि जो सत्ताधारी दल हैं वो कहीं ना कहीं जवाबदेह जरूर होने चाहिए, उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर जरूर होना चाहिए, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो ये सवालों के निश्चित तौर पर अगर आप जो लोग ऐसे सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है और हमें ये खुद की ताकत भी हम कहीं ना कहीं भान कर सकते हैं। कांग्रेस और भाजपा मजबूत नहीं रहती, मजबूत जनता रहती है, वो कब किसको क्या आशीर्वाद दे दे ये अहम हो जाता है। तो जनता का निश्चित और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए ही ये कल पूरी कवायद की गई है। जो अमित शाह 24 घंटे के नोटिस पर मध्य प्रदेश आए थे, दिग्गजों को लेकर एकदम बैठे, 2 घंटे में रणनीति तैयार की, रातों रात निकल गए, जो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की वो हमने आपको आप तक पहुँचाई है। निश्चित तौर पर शायद आपको आप तक कहीं भी किसी और प्लेटफॉर्म पर खबरें, अंदर की खबरें नहीं मिली होंगी कि जो क्या कुछ हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि सारी खबरों को आपसे रूबरू कराएं, आपको वाबस्ता कराएं, तो वो खबरें हमने आप तक पहुंचाएं। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आप लोगों को सूचना देते हुए बहुत खुशी महसूस होती है कि पंजाब केसरी इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म में नंबर 1 बना हुआ है। वह सिर्फ आपके प्यार के कारण है, आप लोग हम पे इतना भरोसा कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश रहती है कि हमेशा अच्छी से अच्छी खबरें, आपके काम की खबरें और जिन सवालों का जवाब आप जानना चाहते हैं बिना लाग लपेट के आपके सामने तक पहुँचाएँ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, हम लगातार मिलते जुलते रहेंगे। आप किस तरह की खबरें देखना पसंद करना चाहेंगे, मुझे किस मुद्दे पर आप बाद में लाइव देखना चाहेंगे, कमेंट कीजिए। हम आपसे जुड़ते रहेंगे, आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि जो आपके जहन में जिस खबर को लेकर आप चर्चा करना चाहती हैं उसको हम आपके सामने रखें। तो फिलहाल मुझको इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। नमस्कार।